चलिए, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? चलिए ठीक है, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा मेरे द्वारा। जो क्वेश्चन है वो है नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर। इसके बारे में, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, असत्य की बात बोला जा रहा है, यानी कौन सा जो है वो असत्य है। तो असत्य कथन की अगर बात बोला जाए, ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है। आयुष गंगोत्री, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, ऑप्शन है यह एक वैधानिक निकाय है जो भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है। इसके प्रकाशनों में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक और जिला अस्पताल सूचकांक में शामिल है। केवल एक, केवल 2 या 1 और 2 या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए इसका आंसर दे दीजिए, क्या है इसका आंसर जल्दी से। इसके आंसर की बात। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या है। तो देखिए, नीति आयोग की अगर बात कहा जाए तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, क्या होगा। नीति आयोग की अगर हम बात करें, बताइए इसका आंसर दे दीजिए। तो नीति आयोग की अगर बात कहा जाए तो नीति आयोग के संबंध में पहला कथन जो है ये क्या है, असत्य है। आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। नीति आयोग के संबंध में एक कथन असत्य है। एक वैधानिक निकाय जो भारत का प्रमुख थिंक टैंक है। क्या है, यह वैधानिक निकाय जो प्रमुख थिंक टैंक है। ये तो सत्य है भाई, क्या है, ये तो सत्य है। क्या है, इस सत्य की बात बोली जा रही है। और कह रहा असत्य है कि यह एक वैधानिक ने भारत सरकार थिंक टैंक है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक थिंक टैंक संस्था। नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक, एसटीजी, इंडिया इंडेक्स आदि समय समय पर जारी होता है। संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है। ये क्या है, वैधानिक निकाय नहीं है, इसलिए ये है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो नीति आयोग का स्थापना की अगर बात बोला जाए तो नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। ये वैधानिक क्या है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं किसकी, अगर नीति आयोग के अध्यक्ष की बात बोला जाए तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होते हैं। इसका उपाध्यक्ष कौन है, तो इसका उपाध्यक्ष जो है वो है आपको सुमन बेरी मिलेगा देखने के लिए, डॉक्टर सुमन बेरी। कौन, डॉक्टर सुमन बेरी। और इसका सीईओ है सुब्रमण्यम। कौन है, सुब्रमण्यम। नीति आयोग का फुल फॉर्म की अगर बात बोला जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक थिंक टैंक है। तो आंसर हो जाएगा ए। वाह सभी लोग का। अच्छा, बी, कुमकुम अपना ऑप्शन बदल दी। अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं, कर असत्य की बात बोला जाए। इसके प्रकाशन में स्कूल की शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक और समग्र जल प्रबंधन सूचकांक और जिला अस्पतालों में सूचकांक शामिल है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप लोग का बी आंसर देना चाहिए, क्योंकि क्या है, नीति आयोग के संबंध में कथन असत्य है क्योंकि यह एक वैधानिक निकाय है जो भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है। और नीति आयोग भारत सरकार द्वारा की अगर बात बताया जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गैर संवैधानिक और निकाय, इसका गठन एक इसके सहकारी संघवाद में भावना में सलाहकार थिंक टैंक के रूप में काम करती है। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो आंसर आप लोग का बी। ये तो नहीं होगा क्योंकि एक थिंक टैंक है ना, संवैधानिक निकाय भी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं। अल्पाधिकार, बिल्कुल, अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं। अल्पाधिकार से बताइए, अल्पाधिकार से बताइए। बाजार में कुछ बड़े व्यापारिक, बताइए बाजार में क्या है, बाजार में क्या है, एक बड़े व्यापारी की, कुछ बड़े व्यापारी का प्रभुत्व होता है। एक ही विक्रेता वाला प्रभुत्व, एक ही विक्रेता वाला तो एकाधिकार होता है। एकाधिकार, केवल एक बड़े व्यापारी का प्रभुत्व वाला बाजार, एक विक्रेता बेचने वाला। या तो आंसर बताइए 112 का। तो 112 का अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है, अल्पाधिकार बाजार में बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व होता है। क्या होता है, बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व होता है। अल्पाधिकार में क्या होता है, बाजार में बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व होता है।
ठीक है, क्या होता है, आंसर हो जाएगा ए। बड़े व्यापारियों के बाजार का क्या हो जाता है, प्रभुत्व की बात बोली जाती है, प्रभुत्व होता है। ठीक है, उसके बाद अल्पाधिकार बाजार की संरचना विशुद्ध एकाधिकारी एवं एकाधिकारी के प्रतियोगिता के बीच की स्थिति है, यानी मोनोपोली। इसको अगर देखा जाए तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के बीच की विशेषता को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली बोला जाता है। ओलिगोपोली इसको बोला जाता है। अल्पाधिकार क्या बोला जाता है, ओलिगोपोली इसको बोला जाता है अल्पाधिकार, यानी ना तो एकाधिकार ना तो मोनोपोलिस्टिक, ना तो मोनोपोली ना तो मोनोपोलिस्टिक, उसके बीच में, यानी कुछ विक्रेता और कुछ क्रेता तो क्या है, बहुत सारे होते ही हैं। ठीक है, सरल अल्पाधिकार बाजार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है जबकि क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। बाजार पर कुछ ही फॉर्म क्या होते हैं, कुछ ही फॉर्म का प्रभुत्व रहता है तथा वस्तु की मात्रा कीमत पर उनकी प्रभावी नियंत्रित होती है। अल्पाधिकार के अंतर्गत प्रत्येक फर्म अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए तथा अपने अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए क्या करता है, तो अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए क्या करता है, बताइए, अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए क्या करता है, अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए अपना ग्राहक आधार बनाने के लिए सतत रूप से एक ही जैसे वस्तु को उत्पाद करने वाली फर्म से युक्त बाजार का विशुद्ध अल्पाधिकारी कहा जाता है। ऐसे अल्पाधिकारी बाजार में एल्युमिनियम, इस्पात, जस्ता, तांबा आदि के क्षेत्रकों में पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं श्रम नीति 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। ऑप्शन आपके पास है कि 5,000 तक प्रति माह प्रति कर्मचारी को 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली का अनुदान, प्लांट एवं मशीनरी लागत पर 15% का अनुदान। बताइए कौन सा इसमें सही है, आंसर दीजिए। तो आज बात करते हैं बिहार औद्योगिक में अगर बात बोला जाए तो रोजगार के अनुदान के लिए अंतर्गत 5,000 दिया गया है, 2% माल भाड़ा के प्रति। इसमें और बोला जाए तो इसमें अगर ये तो तीनों पॉइंट सही है ए। और अगर मैं बात करूं एक और पॉइंट डी, जिसको हम लिखते हैं ए वाला डी नहीं, अलग वाले पॉइंट के, जिसमें माल भाड़ा प्रतिपूर्ति 10 लाख तक का अनुदान, माल भाड़ा प्रतिपूर्ति 10 लाख तक का अनुदान, 10 लाख तक का अनुदान, 10 लाख तक का अनुदान की बात बोला गया है। उसके बाद अनुदान, पेटेंट अनुदान पर 10 लाख तक का अनुदान, पेटेंट अनुदान पर, इसमें एक और लिख लीजिए लोग, पेटेंट अनुदान पर 10 लाख तक का अनुदान, 10 लाख तक का अनुदान पेटेंट पे। उसके बाद इसमें और एक और बात बोल दिया जाए, एफ की अगर बात बोली, कुल आंसर डी है। एफ की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको कौशल विकास का अनुदान 2,000 प्रति कर्मचारी है, कौशल के लिए, स्किल्ड के लिए, कौशल के लिए 2,000 प्रति कर्मचारी। कितने, 2,000 प्रति कर्मचारी, कौशल के लिए 2,000 प्रति कर्मचारी, 2,000 प्रति कर्मचारी कौशल के लिए कितना है, 2,000 प्रति कर्मचारी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जनगणना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। जनगणना फॉर्म केवल 6 धर्म हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन का विकल्प है। यह जनगणना भारत की दूसरी डिजिटल जनगणना होगी। बताइए कौन सा सही है। तो जनगणना 6 धर्म की अगर बात बोला है, कई समुदायों के मांग के बावजूद भी शरणवाद, लिंगायतवाद धर्म का शामिल नहीं किया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के प्रकृति पूजक आदिवासी शरण धर्म के अलग धर्म के रूप में शामिल करने की मांग है। कर्नाटक कि कुछ लोग भी लिंगायत धर्म को अलग धर्म के रूप में शामिल करने के लिए मांग कर रहे थे, लिंगायत धर्म को कर्नाटक में कुछ। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 बिल्कुल। दूसरा नहीं है, अभी डिजिटल जनगणना की ऐसी तो बातें हुई नहीं है, हो सके तो 2026 की जनगणना कहीं हो सके तो डिजिटल ही हो जाए। जनगणना की अंतिम सूची में केवल 6 ही धर्म को कोड के बराबर रखा गया। जनगणना की भारत की पहली डिजिटल जनगणना
यह जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। यह जनगणना 2021 जिसे 2 चरणों में आयोजित किया जाना था, अनिश्चित काल के लिए कोविड-19 के लिए, यानी 2011 के बाद की जो जनगणना थी वो क्या थी, आपको देखा जाए तो डिजिटल जनगणना की बात की गई थी, लेकिन 2021 के चरणों में आयोजित की जाना था, लेकिन कोविड के 19 में नहीं होने के कारण कहीं 2026 की जनगणना हो तो शायद वो हो जाए। ठीक है ना। चलिए कह रहा है निम्न जोड़ियों को सही मिलान करके सही कुटों का चयन कीजिए। निम्न जोड़ियों को सही मिलान करना है और इसको सही कुटों को क्या करना है, चयन करना। बताइए तो क्या होगा इसका। तो पहला अगर पीके महंती की अगर बात बढ़ा जाए तो ये जो है एक बड़े एनबीएफसी बैंक के रूप में परिवर्तन। बीके कामत की अगर मैं बात बोलूँ तो इन्होंने क्या किया था, ऋण पुनर्गठन के लिए मापदंड निश्चित किया था। परवीन कुटुबे की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बीमाकर्ताओं के शासन प्रणाली हेतु IRDAI समिति का गठन किया था। जस्टिस बीपे कटके की बात बोला जाए तो ये असम गैस में रिसाव के कारण इसकी आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सकल मूल्य वर्धित जीवीए और सकल घरेलू उत्पाद GDP के बीच संबंध एवं निम्नलिखित में से ग्रॉस वैल्यू एडिशन और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यक्त करता है। GBAP बराबर GDP माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। GDP बराबर GBA अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। GBA बराबर GDP प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। बताइए किसकी बातें करने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। बताइए। चलिए आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोई भी व्यक्त नहीं करता है। ठीक है ना, इनमें से कोई भी व्यक्त करने की बातें नहीं करता है। ठीक है, किलिंकर थ्योरी का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है। किलिंकर थ्योरी का संबंध काल प्रभाव से। किसे, काल प्रभावन से। किससे है, काल का प्रभावन से। ठीक है, आइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांगजन्य मुद्रास्फीति का कारण है। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, मांगजन। देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जब किसी वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि क्या कहलाती है, महंगाई कहलाती है, यानी इन्फ्लेशन कहलाती है या मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति दो टाइप से होता है, एक को बोला जाता है हमें मांगजनित मुद्रास्फीति और एक को बोला जाता है लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति और लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, ये चीज़ें बोली जाती है। अब देखिए कह रहा है कि इतनी सारी चीज़ें होती है तो एक को बोला जाता है मांग जनित। अब देखिए तो इसमें क्या हो जाए, तो मांग जनित में क्या होता है, उत्पादन में कमी हो जाएगा, लोगों की मांग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सरकारी व्यय में वृद्धि नहीं, उत्पादन में कमी। क्या, उत्पादन में कमी के कारण ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। क्या होगा, तो उत्पादन में कमी मांगे जन मुद्रास्फीति। मांग में प्रेरित मुद्रास्फीति जब अर्थव्यवस्था के कुल आपूर्ति की तुलना
पे कुल मांग बढ़ाती है तो मुद्रास्फीति वृद्धि होती है, इससे बेरोजगारी गिरती है। क्या होती है? इससे बेरोजगारी गिरती है क्योंकि अर्थव्यवस्था में फिलिप्स वक्र के साथ चलती है, मांग जनित और लागत जनित। बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति का एक कारण बाजार में तरलता अधिक भी होना है। मांगजन्य मुद्रास्फीति रोकने का उपाय है कि बाजार में आपूर्ति को बढ़ाया जाए। आपूर्ति को बढ़ाने के लिए क्या होगा? निवेश की अधिक आवश्यकता होती है और आपूर्ति अधिक होने पर वस्तु की कीमत क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। ठीक है। एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन नामक किस अर्थशास्त्री की रचना एडम स्मिथ की? किसकी है? एडम स्मिथ की। किसकी? एडम स्मिथ की। ठीक है, जिन्होंने 1776 में लिखा था, एडम स्मिथ की। ठीक है, एडम स्मिथ ने लिखा था, एडम स्मिथ की रचना है। द वेल्थ ऑफ नेशन की बात बोला जाता है, एडम स्मिथ की रचना। ठीक है, स्मिथ के अनुसार। उसके बाद आपको लेजर फेयर की नीति इन्होंने अपनाया था। किसका? सर्कल हमारे गांव में जल भारी है। अच्छा, जल भरा रहा है, बिल्कुल सही है। चल के अल्फ्रेड मार्शल के बुक की बात, अल्फ्रेड मार्शल का कमेंट करके बताइए, अल्फ्रेड मार्शल के बुक का नाम। अल्फ्रेड मार्शल। तो इनका हो गया, इनका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इनका है द जनरल थ्योरी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इंटरेस्ट एंड मनी। और इसका आंसर हो जाएगा बी। जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, सामान और सेवाओं का, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का क्या है? मौद्रिक मूल्य का कुल मूल्य है। आंसर हो जाएगा सभी अंतिम, अंतिम सामान नहीं, मध्यवर्ती भी नहीं, ए भी नहीं, क्या है? सभी सामान। क्या है? सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। किसका? सभी अंतिम और सेवाओं का जीडीपी। ठीक है ना, प्रिंसिपल और इकोनॉमिक्स मैंने लिख दिया है। सभी अंतिम वस्तुएं, जैसे जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस आपको एक्स माइनस एम, सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं की। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में किस आयु के वर्ग श्रम बल की जनसंख्या के रूप में माना जाता है? 15 से 59 वर्ष के लोगों को क्या माना जाता है? श्रम को जनसंख्या के रूप में माना जाता है 15 से 59 वर्ष। कितने? 15 से 59 वर्ष के लोगों को। ठीक है ना, जिन्होंने श्रम बल के देश में उत्तम मानव पूंजी बनाने के लिए लोक शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत संरचनाओं, सहयोगी संरचनाओं पर अधिक काम की आवश्यकता के बारे में बोला जाता है। निम्नलिखित में से विशेषता चक्रीय अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता है। कौन विशेषता जो है वो चक्रीय अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है वो चक्रीय अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता है? बताइए। संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग, इसकी संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग चक्रीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों का उपयोग इस दक्षता में किया जाता है जिससे उपलब्ध संसाधनों को टिकाऊ बने रहने तथा सतत विकास संभव हो सके, उसे चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। महंगी दुर्लभ मुद्रा डियर मनी से तात्पर्य उस धन से जिसे डैश के कारण प्राप्त करना कठिन है। ब्याज की दर, मुद्रास्फीति या मंदी। बताइए किसके दर से है? तो ये जो है वो है, बताइए जल्दी से आंसर बता दीजिए। 123। तो ये क्या है? ब्याज की उच्च दर के कारण प्राप्त करना कठिन। ब्याज की उच्च दर, क्या
ब्याज की उच्च दर की बात बोला जा रहा है, यानी महंगी दुर्लभ मुद्रा उस धन से जिसे ब्याज की उच्च दर के कारण प्राप्त करना कठिन है। विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी कहते हैं। अमेरिकी डॉलर, यूरो यदि हार्ड करेंसी का उदाहरण, तो उसे को हम हॉट मनी या गर्म मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है? कौन सी आपको नियर मनी नहीं है? नियर बॉन्ड, ऋण पत्र या बैंकों की मांग जमा। बैंकों की मांग जमा बताइए कौन सी नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? आंसर दीजिए। तो बैंकों की मांग जमा कौन सा? बैंकों की जो मांग जमा है, बैंकों की मांग जमा सन्निकट मुद्रा नहीं है। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एक बैंक खाते में रखी गई धनराशि होती है जिसमें जमा धन को किसी भी समय निकाला जा सकता है। एक सावधिक जमा होते हैं, पूर्व निर्धारित समय तक निकालने से प्रबंधित होता है। चालू खाता और बचत खाता, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट मुद्रा के सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसका तरलता होना मुद्रा के सर्व प्रमुख कार्य का विनिमय का साधन होता है। मुद्रा वस्तु और सेवाओं के मूल्य का मापक भी हो सकता है। ठीक है, आंसर नाबार्ड एक क्षेत्रीय ग्रामीण एवं किस शाखा स्रोत का उदाहरण? तो संस्थागत उदाहरण है। नाबार्ड संस्थागत उदाहरण है। क्या है? एक इंस्टीट्यूशनल उदाहरण है। किसका? तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था आपको 12 जुलाई शिवरमन समिति, अब 12 जुलाई 1900। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नहीं थी नाबार्ड, नेशनल सर दर्द कर रहा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आंसर संस्थागत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से समृद्धि का मुख्य कारण क्या है? विकसित मांग के पक्ष की ओर से समृद्धि का उत्पादन, नीति उदारीकरण की भूमिका, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, तो आंसर इसका बता दीजिए। तो 126 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 126 का आंसर बता दीजिए बी। क्या है 126 का आंसर? क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी मांग पक्ष की ओर से संबंधित उत्प्रेरण। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक फायदे वाली है? कौन सी विधि अधिक फायदे वाली? हाँ बिल्कुल होगा, अभी होगा, इसके बाद पॉलिटी का होगा, फिर उसके बाद हिस्ट्री का होगा। ज्योग्राफी वाले सर नहीं थे इसलिए मैंने उसका डिस्कशन ले लिया। चलो, समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक फायदे वाली होती है? ज्वारीय शक्ति, तरंग शक्ति या सागर की लहरें? बताइए कौन सी होती है? तो ज्वारीय शक्ति। कौन सी? ज्वारीय शक्ति। कौन सी होती है? बिल्कुल ज्वारीय शक्ति होती है। कौन सी? ज्वारीय शक्ति की बात बोली जाए। 126 का डी नहीं होगा, उपयुक्त में से एकदम मांग पक्ष की ओर से समृद्धि के कारण मात्र एक होगा। ज्वारीय शक्ति समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की ज्वारीय शक्ति विधि के अधिक फायदे वाली है। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय जौरों का ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के क्षेत्र में गंगा डेल्टा ज्वारीय तरंगों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न के आदर्श है आपको उसमें होती है। ठीक है ना? करा लीड पाइप के बारे में कौन सा सत्य नहीं? लीड पाइप अत्यधिक लोचदार होते हैं। ठीक है, लीड पाइप उच्च जंग प्रतिरोधी होती है। दोनों सही है। लीड उनके पास प्रवाह और हाइड्रोलिक गुणांक कम होता है। ये असत्य है, ये गलत है। क्या है सर? आप पर और सब्जेक्ट का क्लास नहीं चलेगा सर? ऐप पर और सब्जेक्ट मैं समझा नहीं क्या बोलनी है।
कौन कौन से सब्जेक्ट की बात बोल रही है बताइए। चलिए, औद्योगिक नीति की प्रस्तावना 1956 में किस बात पर जोर दिया गया था? सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर, निजी क्षेत्र के महत्व पर, या विदेशी क्षेत्र के महत्व पर? 1956 से 61, याद रखिएगा 1956 से 61 ये औद्योगिक नीति की अगर बात बोला जाए तो आंसर हो जाएगा, बताइए सार्वजनिक निजी संयुक्त क्षेत्र में। बताइए कौन सा है? 129 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सार्वजनिक क्षेत्र पर महत्व दिया गया था। किस पे? सार्वजनिक क्षेत्र पर क्या किया गया था? महत्व दिया गया था। स्वतंत्रता भारत के पहले औद्योगिक नीति 1948 में तैयार किया गया। और औद्योगिक नीति की बात बोला जाए तो 1948 में औद्योगिक नीति, फिर उसके बाद 1956 में, फिर उसके बाद कब हुआ था? 1956 के बाद 1980 में, और फिर 1991 में। 1977 में औद्योगिक नीति गांधीवादी औद्योगिक नीति भी कहा जाता है। 1977 में जिनको गांधीवादी औद्योगिक नीति कहा जाता है। 1977 के बाद 1980 में, 1980 में, फिर 1991 में जिसको नई आर्थिक नीति कहा गया। कौन सा? नई आर्थिक नीति। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी आदर्शवादी विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विज्ञान दोनों है। क्या है? अर्थशास्त्र की अगर बात बोला जाए तो ये जो है वो क्या है? वो दोनों है। क्या है? अच्छा 30 अभी रह गया इसमें। अच्छा 30 छूट गया था। आइए 30 की बात बोला जाए पहले। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत में निम्नलिखित में से नहीं है? भारतीय सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक? तो बताइए, ये है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी की बात बोला जाए, आंसर हो जाएगा सी। भारतीय औद्योगिक विकास मुद्रा बाजार के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1964 में हुआ था। वर्ष 2004 में। क्या? तो वर्ष अगर 2004 की बात बोला जाए तो वर्ष 2004 में इसका हस्तांतरण वाणिज्यिक बैंक के कंपनी के रूप में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई 1976 तक आरबीआई के अनुषंगी रही थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो लिख ही दिया हूँ मैं, 131 का क्या है आप लोग को बता दिया गया है। अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ दोनों ये कथन मार्शल का है। रॉबिन्स अर्थशास्त्र को विशेष विशुद्ध अर्थशास्त्री विज्ञान भी माना है। ठीक है, चलिए वो रॉबिन्स ऊपर कौन थे? रॉबिन्स विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान, ये रॉबिन्स और ये मार्शल का कथन है। कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी, लिख लीजिए लोग, मौसमी बेरोजगारी भी कृषि में ही पाई जाती है। और छिपी हुई बेरोजगारी आपको देखा जाए तो ऐच्छिक बेरोजगारी, काम करने की क्या है? इच्छा है लेकिन बेरोजगार नहीं मिल रहा है। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल। चक्रीय बेरोजगारी, या मंदी और तेजड़िया, तेजी के बीच की जो बेरोजगारी होता है ये विकसित चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। आंसर हो गया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है बताइए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है बताइए। तो यह ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। आंसर हो जाएगा ए। 1991 की औद्योगिक नीति सार्वजनिक क्षेत्र का उन्मुख, उदार तथा निजी क्षेत्र राज्य के पूंजीवादी की ओर उन्मुख। बताइए क्या था? 1900 आया था तो आप सभी को मालूम है उदार निजी क्षेत्र का उन्मेष, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, उदारवादी, क्या बनना? उदारवादी यानी लिबरल, उदारवादी नीति बनाना, प्राइवेटाइजेशन यानी निजी, और एक था ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण। कौन सा? भूमंडलीकरण। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, एलपीजी लिबरल बनिए, क्या बनिए? लिबरल। उसके बाद क्या बनिए? तो प्राइवेट बनिए,
और उसके बाद यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की बात बोला गया, आंसर हो जाएगा बी। चलिए, करा नाबार्ड की स्थापना 1982 में, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी, क्या थी? इसकी मुख्य कठिनाई क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य मापन की कठिनाई, ए एवं बी दोनों, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? बताइए क्या थी इसकी। क्या थी बताइए? 136। ये जो थी ए एवं बी दोनों थी, कौन सा था? ए एवं बी दोनों। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था, मूल्य मापने की क्या थी? कठिनाई थी। क्या थी? तो मूल्य मापने की जो थी वो कठिनाई भी थी। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई आवश्यकताओं के दोहरे संयोगों का अभाव, मूल्य मापने की कठिनाई। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मुद्रा के प्रचलन में वस्तु विनिमय प्रणाली को कमजोर किया गया था। ठीक है, इस चीज के अंजलि भी बोल रही है, और अंजलि एग्जाम देकर आ गई। मैं आपका कॉल का वेट कर रहा था। अंजलि, कैसा गया एग्जाम? मैं रियली आपके कॉल का वेट कर रहा था, क्योंकि जिस दिन एग्जाम हो उस दिन स्टूडेंट को कॉल नहीं करना चाहिए। एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले कॉल कर लीजिए, बेस्ट ऑफ लक वगैरह बोल दीजिए। एग्जाम देने आने के बाद उस दिन कॉल नहीं कीजिए। मेरा मानना है कि उस दिन अब पता ना एग्ज़ाम कैसा नहीं गया है कि कैसा गया है, और आप उसको कॉल कर दिए और कॉल करके पूछ रहे कैसे गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। एक दो दिन उसको रिलैक्स दीजिए, फिर वो अपने आप उसको आपको बताएंगे लोग। निम्नलिखित में कौन सा कारक श्रम के अंतर्गत आता? माँ द्वारा बच्चों की सेवा, ये श्रम के अंतर्गत नहीं आता। छात्रों द्वारा मनोरंजन के लिए भी नहीं। शिक्षक द्वारा वर्ग में अध्ययन, श्रम का मतलब होता है लेन देन। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? श्रम का मतलब नहीं, हमको लगा कि आप करेंगी। श्रम का मतलब होता है, क्या होता है? तो श्रम का मतलब होता है शिक्षक द्वारा, जहाँ पे क्या होता है, क्या मांग हो, क्या हो, पैसे का लेन देन, जहाँ मुद्रा छुपी हो, जिसमें क्या हो, मुद्रा छिपी हुई हो, मांग का लेन देन हो, उसमें बोला जाता है श्रम। शिक्षक द्वारा अध्यापक श्रम का अर्थशास्त्र में श्रम केवल वह कार्य करता है जिसमें क्या हो, आर्थिक लाभ हो। क्या हो? जिसमें आर्थिक लाभ की बात बोली जाती है। क्या हो? आर्थिक लाभ। क्या हो? आर्थिक लाभ। और आर्थिक लाभ क्या हो रहा है? तो आर्थिक लाभ की अगर बात हो, यहाँ पे कोई आर्थिक लाभ नहीं है, यहाँ पे कोई आर्थिक लाभ नहीं। क्या सर बता रहे इसकी कहानी? नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। चलिए बताइए, तो क्या है? तो यहाँ जहाँ पे आर्थिक लाभ की बात हो, क्या हो? आर्थिक लाभ की। ठीक है, आइए। एसएसटी हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिए आप 999 में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कितने में? 999 में। नहीं अंजलि, मैं तो वेट कर रहा था आपके कॉल का। समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? समानांतर अर्थव्यवस्था और काला धन को निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? समानांतर अर्थव्यवस्था और काला धन में प्रभाव पड़ता है कि मौद्रिक नीतियों में कम प्रभाव हो। काला धन वह धन है जिस पर कर नहीं लगा रहे, वो वंचन करता है। काला धन को स्रोत का पता नहीं होता है। क्या रहता है? काला धन का किसी भी स्रोत का पता नहीं होता है, यानी मौद्रिक नीतियों के कम प्रभावी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्रोत का बात नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? बताइए, कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? बताइए। अच्छा, डाटा कौन सा? बताइए। जैव कृषि पर्यावरण के लिए मात्र एक ही अनुकूल है। बिल्कुल, जैव कृषि भारत के प्रथम राज्य सिक्किम, जो पूर्णतः जैव कृषि पर आधारित है। जैव कृषि भारत के प्रथम राज्य सिक्किम, राज्य सिक्किम
जहाँ पे जैव कृषि आधारित है। चलिए, कह रहा है 2021-22 के लिए निम्नलिखित पदों पर बिहार का कुल व्यय, राजस्व व्यय खातों का अवरोही क्रम में सही क्रम के बारे में बताइए। तो अवरोही क्रम की अगर बात बोला जाए तो सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति एमपीसी उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय के गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उच्चतर हो जाने पर, किस पे? उच्चतर हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? उच्चतर, तो उच्चतर हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। तो ये क्या होता है? ये अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? यह अधिक हो जाता है। एमपीसी क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। उस तरह सरकारी व्यय गुणक अधिक हो जाता है। आय में थोड़ी सी वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में जो वृद्धि उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में आय का वृद्धि का वो अनुपात है जो उपभोग पर खर्च किया जाए, उपभोग पर क्या किया जाए? खर्च किया जाए। ठीक है, औद्योगिक नीति का संकल्प किस वर्ष लिया गया? 1956 में लिया गया। सेकेंड पंचवर्षीय योजना, द्वितीय सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, पीसी महान बोलिस मॉडल, पीसी महान बोलिस मॉडल। ठीक है, पीसी महान बोलिस मॉडल। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए मिलाने की बात कर दीजिए, मिला दीजिए भाई। क्या करना है? तो मिलाने की बात करना है और मिला दीजिए। 143 और 143 का क्या होना चाहिए? चलिए मिला दीजिए। आइए बात करते हैं मार्शल अर्थशास्त्र से रिलेटेड। करिए मार्शल अर्थशास्त्र से। इसके बाद कह रहा है रॉबिन्स एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, रॉबिन्स सीमित अर्थशास्त्र, रॉबिन सीमित अर्थशास्त्र, जेके मेहता और सैमुअलसन ग्रोथ इकोनॉमी। आंसर मारिए सी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल। आइए कह रहा है आंसर, आइए कह रहा है विभेदिकारी एकाधिकार के साम्य के लिए आवश्यक है। क्या है? विभेदिकारी एकाधिकार के साम्य के लिए आवश्यक है। विभेदकारी एकाधिकार के लिए साम्य के लिए आवश्यक है। बताइए क्या है? वन 144। तो 144 बताइए तो क्या है? ए सी है, बिल्कुल ए सी। एसएसटी पॉलिसी, ज्योग्राफी और इको की बात बोली जा रही है। करें उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन तथा विनिर्माण तथा निर्देशित इलेक्ट्रॉनिक घटकों को बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। इस योजना में आवेदक की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनी और घरेलू कंपनी। यह योजना पात्र कंपनी के 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्षण श्रेणी में शामिल वस्तुओं को शुद्ध वृद्धिशील बिक्री है। PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑनलाइन के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑनलाइन PC की बात की जाती है। बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 4। क्या है? 1 और 4 है ये योजना। और 4A ऑनलाइन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म की बात बोली जाती है, लैपटॉप और टैबलेट की बात बोली जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी चौथी कब हो जाएगा? 66 से 69। तो क्या था योजना का? 69 से 74, चौथी 74 से 78, 5वीं, फिर उसके बाद गैप आ गया। उसके बाद 80 से 85 क्या हो जाएगा? छठी, और 85 से 90, 1985 से 90 जो था ये 7वीं। अब देखिए ये कार्यकाल था 1900, यानी रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के सरकार के बाद का जो कार्यकाल था उसके बाद इसको लाया गया था। और उसके बाद इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा खदानों के उत्पादन में वृद्धि के लिए लाया गया था। किसके लिए? खदानों के उत्पादन में वृद्धि के लिए इसको लाने की बात की गई थी। 7वीं 85 से 90। 7वीं योजना का उद्देश्य रोजगार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि में कमी, पोषण का पर्याप्त स्तर, ऊर्जा प्रबंधन, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय पर बल देना। ठीक है,
आयकर जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाता है समावेशी। क्योंकि सबका विकास चाहता है तो ऐसे वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, समावेशी विकास की बात बोली जाती है, यानी सबका विकास, समावेशी विकास की बात बोली जाती है। ठीक है, समावेशी विधि में निम्न वर्ग की सीमा तथा उच्च वर्ग की सीमा दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, समानांतर माध्य के प्रेषण में मानव का वेग का प्रेषण की संख्या का विभाजन भी किया जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। बिहार की आर्थिक विकास दर भारत के सबसे कम राज्यों में है। बिहार के जिलों के बीच क्षेत्रीय असमानता बढ़ती जा रही है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी घट रही है। बताइए आंसर इसका बताइए। 148 और 148 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 148 का आंसर डी होगा, एक से अधिक। इसलिए डी होगा क्योंकि आपको बिहार में अर्थव्यवस्था में अधिक बारिश की बात बोला जाए तो ये सारी चीजें हो रही है, आंसर हो जाएगा डी। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है, एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है, एनडीसी का पूर्ण रूप है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग एनडीसी का पूर्ण रूप है। 6 अगस्त 1952 का इसका स्थापना हुआ था। कब, 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। एनईएसी का पूर्ण रूप होता है नेशनल इकोनॉमिक एक्शन काउंसिलिंग होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीमत की लोच की गणना हेतु का सही सूत्र का चुनाव करें। कीमत की लोच किसकी, कीमत की लोच की गणना हेतु का सही सुझाव की बात बोला जाए तो कीमत की लोच की गणना हेतु जो है ये है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। इसका जो होता है ईडी, ईडी इक्वल टू क्या होता है, तो ईडी इक्वल टू अगर बोला जाए तो डेल्टा क्यू गणना जो होता है मांग की कीमत में लोच डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी की अगर मैं बात बोलूँ, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू पी बटा क्यू की अगर मैं बात बोलूँ, कीमत की लोच की अगर बात बोला जाए तो मांग की कीमत लोच जो होता है, मांग की कीमत लोच और मांग की कीमत लोच बराबर जो होता है वो होता है, लोच बराबर क्या होता है, तो मांग की कीमत की लोच बराबर होता है मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा डी, यानी डेल्टा डी बटा डेल्टा पी की बात, यानी ऊपर क्या है तो ये है मांग, क्या है ये है मात्रा में, यानी डेल्टा क्यू बटा और ये क्या है कीमत, यानी पी नीचे लिखते हैं तो देखिए पी है और क्यू है, इसलिए इसको ईडी इक्वल टू लिखा जाता है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी की बात। क्यू का मतलब क्वांटिटी और पी का मतलब प्राइस जो है कीमत में, कीमत की बात बोली जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके मांग की कीमत उत्पादन मूल्य निर्धारित के बदलाव होने पर उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव का एक आर्थिक संकेत है। ठीक है, तो चलिए क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा लोग, और फिर आपसे मिलेंगे एसएसटी वाले डिस्कशन में, फिर सैटरडे संडे में मिलेंगे, और बाकी फिर कल से आपसे मिलेंगे 7 बजे डेली वाले डिस्कशन में। कल से कितने बजे, डेली वाले डिस्कशन में कल से 7 बजे। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइएगा।